दशवीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और आज के कार्यक्रम की जो आयोजन करता मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है अमेरिका का, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1754 में उसका स्थापना हुआ और उसका 250वीं वर्षगांठ मनाया गया 2004 में। मैंने 250 साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्थापना का 250 साल अर्थात 2004 में उसका 250वीं वर्षगांठ मनाया गया और उस 250 साल के बीच में देखा गया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट पढ़ाई की उन विद्यार्थियों में वैसे विद्यार्थी जो अपने अपने अलग अलग अपने अपने देशों में जो आप बेहतरीन काम किया है, ऐसे विद्यार्थियों का लिस्ट जारी हुआ। 100 विद्यार्थियों का लिस्ट जारी किया गया और उन 100 विद्यार्थियों में नंबर 1 विद्यार्थी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिस्ट। और बाबा साहब अंबेडकर को उपाधि दिया गया था फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पिता। ऐसे शख्सियत की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं। तो साथियों, जो बाबा साहब अंबेडकर समाज के अंदर जो संघर्ष किए, उनकी जन्म और सारी कहानियां उतना बताने की जरूरत नहीं है, मगर जो मूल बातें हैं कि बाबा साहब अंबेडकर 1916 में सार्वजनिक जीवन में आते हैं। सार्वजनिक जीवन में जब आते हैं उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। 1918 में जब इस देश में साउथ बोरो कमीशन आया तो बाबा साहब अंबेडकर उस समय साउथ बोरो कमीशन को एक मेमोरेंडम पेश करते कि हमारे समाज के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये प्रेरणा उनको कहां से मिली? छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में अपने राज्य में 50% रिप्रेजेंटेशन बहाल कर दिए थे, प्रतिनिधित्व बहाल कर दिए थे, जिसको आज हम लोग संक्षेप में कहा जाए, जिसको रिजर्वेशन कहते, आरक्षण कहते। ये वास्तव में रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। और छत्रपति शाहू महाराज को जो प्रेरणा मिली थी राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से। जब इस देश में 1882 ईस्वी में जब हंटर कमीशन जब आए थे, उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने हंटर कमीशन के सामने मेमोरेंडम पेश किया था कि हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर आधुनिक भारत में ये जो प्रतिनिधित्व की जो लड़ाई का मामला है, आवाज उठाने का मामला है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से शुरू हुआ। शाहू जी महाराज ने प्रैक्टिकल अपने राज्य में किया और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस रिप्रेजेंटेशन को एक संवैधानिक व्यवस्था देकर राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया। और जब संविधान सभा में जब रिप्रेजेंटेशन का मामला चल रहा था, प्रतिनिधित्व की बात चल रही थी, जो तथाकथित जो विरोधी पक्ष के लोग थे, जो दूसरे विचारधारा के लोग थे, जो विपरीत विचारधारा वाले थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा, मिस्टर अम्बेडकर, आप समानता के पक्षधर में हो, आप समानता चाहते हो, तो एक खास वर्ग विशेष को जब रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? भाई, अगर आप समानता चाहते हो, आपके नजरों में सभी बराबर है, तो आप सभी लोगों को दो, एक खास वर्ग विशेष की व्यवस्था क्यों कर रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर जवाब देते हैं, जो उनका लॉजिक है, जो तर्क है, कहते हैं, मैं समानता के पक्ष में नहीं हूं, मैं समानता के पक्ष में नहीं हूं,
समानता प्रस्थापित करने के पक्ष में हो। अभी दो बातें, एक समानता का पक्षधर होना, दूसरा समानता प्रस्थापित करने का पक्षधर होना। साथ में थोड़ा हिंदी का ये हार्ड शब्द है, अब उसको थोड़ा मैं क्लियर एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। आप सभी लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं सभी लोगों को 2-2 रुपए में बांट देता हूं, सभी लोगों को, सभी को 2-2 देता हूं, तो आप क्या कहेंगे कि मैं समानता के पक्षधर में हूं। क्यों? हमारी नजरों में सभी समान है, सभी बराबर है, हमने सभी को 2-2 दिया, किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज्यादा नहीं दिया, इसको बोलते हैं समानता का पक्षधर। क्योंकि मेरे नजरों में सभी बराबर है। अब मैं दूसरा काम करता हूं, मैं एक तरफ से सबका पॉकेट चेक करता हूं, जिसके पॉकेट में 2000 होंगे उसको नहीं दिया जाएगा, जिसके पॉकेट में 1500 होंगे वहां 500 डाल दिया जाएगा, जिसके पॉकेट में 1000 होगा वहां 1000 दिया जाएगा, और जिसका पॉकेट एकदम खाली होगा वही 2000 दिया जाएगा। तो क्या होगा? सब 2000 वाले होंगे। इसको बोलते हैं समानता प्रस्थापित हुआ। ये जो बाबा साहब ने लॉजिक दिया, इस लॉजिक का काट किसी विरोधी पक्ष वाले के पास नहीं था, तब जाकर रिजर्वेशन लागू हुआ। इसका जवाब कोई दे नहीं पाए। अर्थात कहने का मतलब जो हजारों साल से माला माल है उसको भी दिया जाए, और जो हजारों साल से कंगाल है उसको भी दिया जाए, फिर समानता कैसे होगा? माला माल वाले तो माला माल ही रहेंगे। तो साथ ही इस वजह से संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन आया, मगर रिजर्वेशन देने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में व्यवस्था बनाई। संविधान के आर्टिकल 13 में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई। आर्टिकल 13 का पहला बिंदु पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 का पहला लाइन, नंबर 1 का पहला लाइन क्या है? ये भारत का संविधान लागू होने के एक दिन पहले तक इस देश में जो भी संविधान चल रहा है वह शून्य माना जाएगा। अर्थात भारत के संविधान के लागू होने के पहले इस देश में मनुवादी संविधान, मनुस्मृति चल रहा था, जिसके तहत हमारे लोगों को कुछ भी अधिकार नहीं था। संविधान जिस दिन लागू हुआ वो सारे संविधान जो ब्राह्मणों के संविधान थे, मनुवादी संविधान थे, उनको एक लाइन में शून्य घोषित कर दिया गया। दूसरा, आर्टिकल 13 का दूसरा बिंदु और ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि इस देश के जो नागरिक लोग हैं, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कानून पारित नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 का दूसरा बिंदु। और फंडामेंटल राइट की शुरुआत होता है आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 14 से। मतलब 13 में व्यवस्था कर दिया कि देखो मैं मौलिक अधिकार देने जा रहा हूं, इस मौलिक अधिकार को खत्म करने की शक्ति केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी को नहीं रहेगा। इसका मतलब पहले सुरक्षा की व्यवस्था, उसके बाद अधिकार। तो ये 15/4/16 के द्वारा हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन बहाल हुआ। पर साथ ही जो संवैधानिक जो लड़ाई है, ये संविधान जब लिखा जा रहा था, संविधान की शुरुआत किया जा रहा था, तो उस समय सबसे बड़ी बात एक बात सामने आई, ये संविधान लिखने की शुरुआत कैसे किया जाए, शुरुआत कैसे किया जाए, लिखने की शुरुआत कैसे किया जाए, कौन से शब्द से शुरुआत किया जाए। तो संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे। किसी ने कहा ओम नमः शिवाय से शुरुआत किया जाए, किसी ने दुर्गा, किसी ने काली, किसी ने अलग अलग 33 को दो जिसके मन में आया कहा इससे शुरुआत किया जाए। किसी ने अल्लाह अकबर के कहा कि इससे शुरुआत किया जाए।
किसी ने वाहे गुरु तो कहा इससे शुरुआत किया जाए। साथियों, अलग अलग धर्मों के लोग थे, वो अपने अपने देवता भगवानों का नाम लेकर के कहा इससे शुरुआत की जाए। अब बाबा साहब अम्बेडकर का लॉजिक देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये संविधान सभा में जो बैठे हुए लोग हैं, ये संविधान लिख रहे हैं। संविधान सभा में जो बैठे लोग हैं, ये कौन है? इस देश की जनता का प्रतिनिधि है। 10 लाख वोट पे एक चुन करके गया था संविधान सभा में। 10 लाख जनसंख्या के आधार पर एक संविधान सभा का एक सदस्य चुन करके गया। तो देश की जनता का प्रतिनिधि ये संविधान सभा में बैठे हुए हैं और ये संविधान सभा संविधान लिख रही है। इसका मतलब देश की जनता संविधान लिख रही है। जब देश की जनता संविधान लिख रही है, इसलिए शब्द होना चाहिए, शब्द की शुरुआत होनी चाहिए। क्या? हम भारत के लोग। संविधान का प्रस्तावना देखिए, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए शब्द हम भारत के लोग। जानते क्या हुआ? चुनाव हुआ, वोटिंग पड़ा और उस वोटिंग में हम भारत के लोग जो शब्द था वो जीत गया और सारे देवी देवता हार गए। इस देश की जनता ने पहली बार इन देवी देवताओं को हराने का काम किया जब संविधान लिखने की शुरुआत हुई थी। अगर साथी तो संविधान लिखने का जो संघर्ष है, इसके अगर पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में अगर हम चलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना बड़ा संघर्ष किए, संविधान सभा में पहुंचने तक कितना बड़ा संघर्ष किए। जो हमने आपको कहा 1916 में वो जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं, उनका संघर्ष शुरू हो जाता है। 1927 में उनका संघर्ष शुरू होता है, जो हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार बहाल करवाए। हमारे लोग तालाबों में पानी नहीं पी सकते थे, जानवर पानी पी सकते थे, मगर आदमी नहीं पी सकता था। क्योंकि इस देश का जो सिस्टम है, इस देश की जो व्यवस्था है, जो ब्राह्मणों की व्यवस्था, मौवादियों की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था कैसी है? उदाहरण के तौर पे आज बच्चों को पढ़ाया जाता है क्या? बच्चों को क्या अब जनरल पढ़ाया जा रहा है क्या? गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, मगर सांड हमारा बाप है। नहीं बोलता, गाय को मां बोला, सांड को बाप नहीं बोला। गाय हमारी माता है, बिल्ली मौसी है, बंदर मामा है, भालू दादा है, जानवरों को रिश्तेदार बनाया। और हमारे लोगों को कहा अरे तुम अछूत हो, तुम दलित हो, तुम अस्पृश्य हो, तुम पिछड़ा हो। तो साथों कहने का मतलब उसके लिए जानवर प्यारा है, इंसान प्यारा नहीं है। ऐसी व्यवस्था थी देश में, और ऐसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया। और ये संघर्ष यहाँ तो कर ही रहे थे, ये संघर्ष पहुंचा गोलमेज सम्मेलन में भी। लंदन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में ही, दूसरी गोलमेज सम्मेलन के बाद 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर 4 अधिकार हासिल किए। 17 अगस्त 1932। और जो 4 अधिकार जो हासिल करते हैं, वो 4 अधिकार क्या है? पहला अधिकार है जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये जो राजनीति में रिजर्व सीट मिलते हैं, ये पहला अधिकार है। संख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व। दूसरा अधिकार अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टेड। तीसरा 2 बार वोट डालने का अधिकार। चौथा एडल्ट फ्रेंचाइज, व्यस्क मताधिकार। आज वो हर लोगों को जो वोट डालने का अधिकार है, उस समय 21 साल था, अब 18 साल हो गया। साथ ही इसके लिए भी
तो मनुवादी जो ताकते थे ये लोग भी वहां थे गोलमेज सम्मेलन में। अब ये गोलमेज सम्मेलन में वहां क्या कर रहे थे, उन्होंने विरोध किया, कहा जो पढ़ा लिखा लोग है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएट है और जो इनकम टैक्स पे करते हैं, वही लोग को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, कहा लंदन में सोचा, ये तो हमारा समाज तो सारा अनपढ़ गवार है, अनपढ़ भी है, इनकम का साधन नहीं है, तो इनकम टैक्स भी पे नहीं करते, तो हमारे लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा कैसे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया और उन्होंने बात रखी कि इस बात को स्वीकार ना किया जाए।